नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। हालांकि ये मेरे और आपकी समस्या नहीं है कि कौन पार्टी किसका होर्डिंग लगाए, उस होर्डिंग पे किसकी फोटो लगाए और किसकी फोटो हटाए। मगर जब भारतीय जनता पार्टी में होर्डिंग को लेकर घमासान मच गया है, तो ये सवाल मौजूद है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जिसमें संगठन इतना मजबूत होता है, जिसमें संगठन इतना महत्व रखता है, आखिर क्या हो गया है उसको कि फोटो को लेकर घमासान जारी है। अ, थोड़ा-सा ब्रीफ कर दूँ पहले मैं आपको। योगी आदित्यनाथ जी को उनके कुछ चमचों ने, उनके सलाहकारों ने और उनके चहेते आईएएस अफसरों ने समझाया था कि महाराज जी, आप तो प्रधानमंत्री का मटेरियल है, कहाँ उत्तर प्रदेश में उलझे हुए हैं। और कभी-कभी नेता ऐसा होता है कि जो उसकी चांडाल चौकड़ी होती है, वो उसको डुबो देती है। और ये समस्या सभी के संग है। मतलब जो वो मुख्यमंत्री होता है, उसके चारों तरफ ऐसे लोग आ ही जाते हैं। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने टाइम मैगज़ीन अमेरिका में विज्ञापन दिया। देश के तमाम बड़े होर्डिंग्स अलग-अलग राज्यों में होर्डिंग्स लगवाए। और ये प्रधानमंत्री मोदी को अप्रत्यक्ष चुनौती थी, क्योंकि उससे पहले देश के बाहर कहीं होर्डिंग हो या कोई प्रचार हो, तो किसी मुख्यमंत्री का नहीं होता था, वो केवल प्रधानमंत्री का होता था। इस तनातनी के बीच में अरविंद शर्मा को, जो प्रधानमंत्री के सबसे करीबी थे, उनको उत्तर प्रदेश भेजा गया। बहुत ईमानदार, बहुत चर्चित आईएएस थे, प्रधानमंत्री के भरोसे के थे। नौकरी छोड़ी और ये माना गया कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, नौकरशाही की कमान दी जाएगी। मगर योगी जी ने 4 दिन तक मिलने का समय नहीं दिया। ये सीधा-सीधा प्रधानमंत्री को खुली चुनौती दी। लड़ाई लंबी छिड़ गई। और जब लंबी छिड़ी तो योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर पेज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की फोटो हटा दी गई। ये पूरे देश में कहीं नहीं हुआ, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुआ। लड़ाई और आगे बढ़ी। एमएलसी बनने थे, मुख्यमंत्री ने साइन करने से मना कर दिया, मंत्रिमंडल के विस्तार करने से मना कर दिए। कहा कि पहले ये घोषणा करिए कि मैं ही मुख्यमंत्री का दावेदार होगा, तब मैं साइन करूंगा। अमित शाह ने इसके बाद कहा कि 2024 में अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना है। योगी जी खुश हो गए, मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, एमएलसी के नाम सिलेक्ट हो गए। मगर ये गलती कर गए वो दिल्ली दरबार के मोदी जी और उनके चाणक्य अमित शाह को जानते नहीं थे या पहचानते नहीं थे। वो व्यू रचना तैयार हुई कि योगी आदित्यनाथ उस व्यू रचना में फंस के रह गए। मथुरा का नाम चलाया गया। योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे, मगर उनको गोरखपुर तक सीमित कर दिया गया। योगी आदित्यनाथ की जिंदगी का शायद ये सबसे बड़े अपमान में से एक अपमान था कि अयोध्या की जगह उनको गोरखपुर भेज दिया गया। मगर बात यहीं नहीं रुकी। गोरखपुर में उनके जीत का मार्जिन बहुत कम हो या वो हारे, इसके लिए पार्टी के अंदर ही अंदर कुछ लोग जुट गए थे। सबसे मजेदार बात यह हुई कि पिछले कल और परसों में कुछ होर्डिंग लगे, भारतीय जनता पार्टी के होर्डिंग लगे। होर्डिंग जो भी लगता है वो जिलाधिकारी की अनुमति के बिना नहीं रख सकता, मतलब जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं रख सकता। अनुमति ली गई और जो गोरखपुर शहर में होर्डिंग लगे, उसमें मोदी की तो फोटो थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ की फोटो हटा दी। सुबह 4 PM ने जब ये खबर चलाई तो हंगामा मच गया। पूरे गोरखपुर में ये बात चर्चा का विषय बन गई कि केंद्रीय नेतृत्व क्या चाहता है, क्या योगी आदित्यनाथ को हराना चाहता है या राधा मोहन अग्रवाल से उनका मार्जिन कम करना चाहता है। और चुनाव के पहले मोदी जी ने योगी आदित्यनाथ के पर क्यों कतरे। पूरी राजनीति के गणित को समझने के लिए बहुत खास पैनल आज मेरे साथ है। देश के जाने माने पत्रकार अशोक वानखेड़े जी मेरे साथ हैं, जो राजनीति की इतनी गहरी पकड़ रखते हैं कि एक एक बिंदु को वो सामने ला देंगे। चिंतक और लेखक डॉक्टर सीपी राय मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं। आनंद राय हैं, किसान नेता हैं, गोरखपुर से हैं, गोरखपुर की राजनीति की बहुत ज्यादा समझ रखते हैं, एक एक बिंदु पे निगाह रहती है। प्रबल प्रताप शाही जी भी गोरखपुर से ही जोड़ रहे हैं। मैंने खास तौर से इन दो लोगों को गोरखपुर से जोड़ा है, समझ सकूं कि गोरखपुर की राजनीति क्या है। विकास जैन जी हैं, द पॉलिटिशियन के सीईओ हैं। हमने और 4 PM ने और विकास जी की कंपनी ने मिलकर उत्तर प्रदेश की एक एक सीट का सर्वेक्षण किया। शुरुआत आनंद जी आपसे। आपका गोरखपुर ने जो काम किया है वो पूरे देश में तहलका मच गया है। गोरखपुर के लोगों ने दर्जनों फोटो मुझे भेजी हैं जिसमें मोदी की फोटो लगी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की फोटो हटा दी गई है।
क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको? ये क्या संकेत दे रहा है? क्या मोदी जी ने अभी से योगी जी को कल्याण सिंह बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं? आपने अपनी प्रस्तावना में सारी बातें कह दी हैं। और गोरखपुर आदित्यनाथ जिनको प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ रही है बीजेपी, गोरखपुर शहर में जो पोस्टर लग रहे हैं पिछले 2 दिन से, उस पोस्टर पे नीचे जो तारीख लिखी हुई है अनुमति मिलने की, वो 17 तारीख है, 17 फरवरी को। 18 तारीख से ये पोस्टर लगने शुरू हुए हैं और बड़े व्यापक पैमाने पे ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं शहर में। और बड़ी चर्चा है कि योगी जी का शहर है, योगी जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, और पोस्टर से ही गायब कर दिए गए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है कि उनको दूसरा कल्याण सिंह बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जी। आनंद जी, ये जो जनता के बीच में क्या ये होर्डिंग चर्चा का विषय है? जो गोरखपुर के लोग हैं वो इन होर्डिंग को लेके क्या समझ रहे हैं कि अचानक ऐसा कैसे हो सकता है कि वो ही होर्डिंग बनारस में लगे हैं, वहां पे योगी आदित्यनाथ का फोटो है, लेकिन गोरखपुर में जी लगे हैं तो योगी आदित्यनाथ का फोटो हटा दिया गया। उनके घर में योगी आदित्यनाथ के इस अपमान का कारण क्या है? संजय जी, जो कार्यकर्ता पिछले 5 साल से सत्ता की मलाई नहीं चाट सके या सत्ता का सुख नहीं ले सके, अधिकारी बेलगाम रहे, वो सोच रहे थे कि पुनः यहाँ योगी जी जीत के जाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जब से उन्होंने पोस्टर देख लिया है, वो लोग जैसे कहता ना, बल छीन लेना, उस तरह की स्थिति हो गई है। वो किंग कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति में है कि वो करें तो करें क्या, क्योंकि ऊपर का मैसेज तो कुछ और दिख रहा है। गोरखपुर के सांसद है रवि किशन जी, वो खोजे नहीं दिख रहे हैं कि वो योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं और वो हैं कहाँ। उन्होंने अपने पत्नी को चुनाव मैदान में उतार दिया है। उनकी पत्नी कुछ मोहल्लों में जाके चुनाव प्रचार कर रही हैं, और वो कहाँ है इनके इसके बारे में वो गोरखपुर में तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कार्यकर्ता निराश है। योगी जी की जो अपनी टीम है, वो टीम अपनी पूरी शक्ति झोंके हुए है, लेकिन विपक्ष से ज्यादा उनको चुनौती अपने पार्टी में ही मिल रही है। मैं पिरबल जी के पास जाना जाता हूँ। पिरबल जी, ये जो होर्डिंग हटे हैं, आपको क्या लग रहा है इन होर्डिंग के पीछे हटने के पीछे कारण क्या है? क्या क्यों हटे होंगे ये? अनम्यूट कर लीजिए प्रबल जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी, इतिहास अपने आप को पुनः दोहराता है। 2002 में यही योगी जी ने शिव प्रताप शुक्ल, जो उसमें मंत्री हुआ करते थे, उनके खिलाफ अपना ही कैंडिडेट राधा मोहन दास अग्रवाल हिंदू महासभा से लड़ाकर उन्हें हराया। सारी पार्टी एक तरफ थी और वो हिंदू महासभा के टिकट पर उनको जिता के ले गए थे। आज 20 साल बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस विषय पर लगा है कि इस तरीके से योगी आदित्यनाथ को डिमोरलाइज किया जाए, कैसे योगी आदित्यनाथ से स्कोर सेटल डाउन किया जाए। क्योंकि वो भी चीजें आप जानते हैं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, वह अगर नरेंद्र मोदी के समकक्ष अगर खड़ा होना चाहता है तो उसकी दवाई वो कर देते हैं, या उसको कहें तो उसका जुगाड़ कुछ निकाल देते हैं। जैसे महाराष्ट्र में वानखेड़े जी हैं, वहां पे 2019 के इलेक्शन के पहले नारा लगवा रहे थे देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र में देवेंद्र और दिल्ली में नरेंद्र। और उन्होंने एक जगह कह दिया था कि आने वाले समय में महाराष्ट्र से कोई पीएम होकर जाएगा, मराठी मानू। उसके बाद क्या हुआ, एक गठबंधन जीतता है और गठबंधन से गठबंधन का साथी निकल जाता है और कहता है कि मुझे अमित शाह जी ने, शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी कहते हैं कि शिवसेना की हमें कहा गया था कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो वो जाने और अमित शाह जी जाने। उसी तरह कुछ कोशिशें यहाँ भी हो रही है। यहाँ पर जो ब्राह्मण मतदाता है, जो 50,000 से ऊपर जनसंख्या है, वो बड़ी चुप्पी साधा हुआ, रहस्यमय चुप्पी है। और मैं आपको बताऊं, काफी और मतदाता भी जो है वो रहस्यमय चुप्पी साधे हुए हैं। कार्यकर्ता जा रहे हैं और मैं देख रहा हूँ शुभावती शुक्ला जी जो लड़ रही है समाजवादी पार्टी से, तमाम कार्यकर्ताओं के मैं फेसबुक प्रोफाइल जब देख रहा हूँ। प्रबल जी, मैं 1 मिनट रुकूंगा। मैं जरा पहले अपने जनता को समझा दूं, जो नए जुड़ रहे हैं वो समझेंगे नहीं पूरा गणित। गोरखपुर में लोकसभा का चुनाव, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए तो लोकसभा का उपचुनाव हुआ, तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र शुक्ला नाम के एक ब्राह्मण प्रत्याशी को
अपना टिकट दिया। योगी आदित्यनाथ चाहते नहीं थे कि उनको टिकट मिले। कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ के कैंप ने उनको हरवाने की पूरी रणनीति बनाई, वो हार गए और बाद में उनको कुछ थोड़ा अपमानित किया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई, ऐसी चर्चा है। और अब समाजवादी पार्टी ने उनकी पत्नी को टिकट दे दिया। गोरखपुर की एक पृष्ठभूमि और है कि वहां पे हाथा बनाम मठ कहा जाता है। मठ मतलब योगी आदित्यनाथ की राजनीति और हाथा मतलब हरिशंकर तिवारी की राजनीति। योगी आदित्यनाथ का जो मठ है वो आमतौर पर क्षत्रियों की पीठ मानी जाती है। सम्मान सभी करते हैं, हर जाति के लोग आते हैं, लेकिन बेसिकली वो ठाकुरों का गढ़ माना जाता है और हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों के प्रतीक माने जाते हैं। हाथा और मठ की लड़ाई बहुत ज्यादा चर्चा में थी। योगी आदित्यनाथ जैसे ही मुख्यमंत्री बने 1 महीने के अंदर उन्होंने पुलिस को हाथा के अंदर घुसवा दिया। पूरे पूर्वांचल में संदेश चला गया कि ये ब्राह्मणों का अपमान है। हरिशंकर तिवारी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उपेन्द्र शुक्ला की पत्नी को टिकट दे दिया गया है। अब आगे की बात प्रबल जी आपसे, क्योंकि मैं इतनी बात समझा दी, लोगों को पता नहीं। अब इसके आगे का जी घटनाक्रम आप बताइए, क्या ब्राह्मण जी हरिशंकर तिवारी के साथ आ गए हैं या क्या रणनीति है? मैं आपको बताऊं कि 2018 के उपचुनाव में भी टिकट में एक बार ये चर्चा थी कि हरिशंकर तिवारी के जो भांजे हैं गणेश शंकर पांडे, पांडे। गणेश शंकर पांडे, जो सभापति भी रहे हैं। आपको ये नहीं पता, आपको शायद जानकारी भी होगी कि नरोत्तम मिश्रा और हरिशंकर तिवारी के आपसी रिश्ते हैं। मध्य प्रदेश के समधी गृह हैं मंत्री। शायद, हम गृह हाँ। मंत्री, और संघ के बहुत ज्यादा वो करीब हैं। उन्हीं के थ्रू ये बातचीत हो गई थी, लगभग तय हो गया था कि गणेश शंकर पांडे जो है उपचुनाव में गोरखपुर सदर से प्रत्याशी होंगे। लेकिन इन टाइम में योगी आदित्यनाथ के अड़ने के कारण वो टिकट नहीं हो पाया था। तो ये सब स्थितियां उसी समय से चल रही थी। लेकिन उपचुनाव में जिस तरीके से आप बता रहे 25,000 वोटों से उपेंद्र शुक्ल की हार हो जाती है और उसके बाद उनको हाशिए पे रखने की पूरी कोशिश की जाती है, क्योंकि वो टिकट जो कहा जाता है योगी आदित्यनाथ की बिना इच्छा के वो भी टिकट दिया गया था, क्योंकि वो टिकट फिर उस समय अमित शाह जी ने ही दिया था। लेकिन ये मैं जो होर्डिंग्स लगाई जा रही हैं, और वो भी गोरखपुर में एंड टाइम पे, जब आप कह रहे हैं ये हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, आपको मैं दो बता देता हूँ। एक किसी न्यूज चैनल में अभी जब अमित शाह से पूछा जाता है क्या योगी आदित्यनाथ होंगे मुख्यमंत्री, तो वो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, अगर 180 होगा तो होंगे कि नहीं। तो वो कहते हैं अरे होंगे होंगे, सवाल ही नहीं होता। तो वो जो झिझक है, और उसके बाद ये मुझे लगता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह कुछ ऐसी चीजें करते हैं कि जिससे सिग्नल्स जाए। ये सिग्नल्स उन लोगों को है क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस समय परेशान है, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ रहा है कि हमारी सरकार शायद ना बने, इसलिए वो योगी आदित्यनाथ इस समय छत्री बन के घूम रहे हैं, क्योंकि वो छत्रियों के नेता बनना चाह रहे हैं। 7% जनसंख्या उत्तर प्रदेश के अंदर छत्रियों की है, जिससे उनको आने वाले समय में जब चुनाव हार भी जाए तो उनको रिप्लेस न, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी आपकी लॉयल्टी होती है, वो लॉयल्टी तुरंत भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोग खत्म कर देते हैं। तो एक जन नेता बनने की कोशिश, वो एक जाति के नेता बनना चाह रहे हैं। दूसरी चीज, ये सिग्नल्स हैं उन लोगों को, मायावती जी को भी है, क्योंकि वो कह रहे हैं मायावती जी अच्छा लड़ रही हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं। दूसरा, उन सारे समूहों को है जो समूह इसलिए अब काम नहीं कर रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ को ही अगर मुख्यमंत्री बनाना है तो हम क्यों मेहनत करें, चाहे वो अति पिछड़े हों, चाहे वो ब्राह्मण हो। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर और खासकर गोरखपुर के अंदर ब्राह्मण की बेरुखी है, ब्राह्मण समाज की बेरुखी, और आपको जब वोट की जिस दिन गिनती होगी उस दिन भी ब्राह्मणों की बेरुखी आपको दिखेगी। अभी शायद लखनऊ में भी मुझे जो जानकारी मिली है, लखनऊ में भी ब्राह्मणों ने वोट देने देने नहीं गए हैं, काफी संख्या में नहीं हाँ, गए हैं। ये सूचना है। तो हाँ, ये सूचना है। ये सूचना। प्रबल जी, जी लेकिन जी एक सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ भी जी कम फायर ब्रांड नहीं है। उनका गुस्सा मशहूर है। तमाम बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं और राधा मोहन जी को जी तो पहली बार उन्होंने ही खड़ा किया था बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ। तो ये जो होर्डिंग से उनका नाम गायब है, तो क्या मठ के लोगों में, योगी जी के जो प्रबल समर्थक हैं उनमें कुछ नाराजगी नहीं है इस बात को लेकर? देखिए, नाराजगी तो है, लेकिन वो लोग भी इसमें, मैं आपको बताऊं कि जो कमान है पूरे चुनाव की, वो हिंदू युवा वाहिनी के ही लोग से संबंधित लोग या मंदिर से संबंधित लोग ही अपने हाथ में रखे हुए। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो रिपोर्टिंग ले रहे हैं वो मठ के लोग से संपर्क के लोग या हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े हुए लोग ही कर रहे हैं। और आपको मैं एक और चीज बता दे रहा हूँ, जब ये दिवाली का समय हुआ था, दिवाली के समय खुद योगी आदित्यनाथ ने 250 कार्यकर्ताओं को बुलाकर, जो उनके पुराने संबंधित थे या भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, उनको बुलाकर मठ के अंदर
उनको दिवाली गिफ्ट दी, जिसमें एक मोबाइल भी था। बड़ी चर्चा का विषय था उस समय, एक मिठाई का डब्बा, और इसका अमूमन किया नहीं जाता है और कहा गया था कि और भी आपको देखा जाएगा। तो ये स्थितियां हैं, बिल्कुल। और सिग्नल्स जो हैं, ये सिग्नल्स बड़े ही खतरनाक इन फाइटिंग जो भारतीय जनता अच्छा, पार्टी के एक अंदर एक जो एक एक बत- आ- एक 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 आखिरी सवाल और करूंगा, फिर लौट के दोबारा आऊंगा। आम आदमी जी पार्टी ने वहां पे कायस्थ बिरादरी के व्यक्ति को टिकट दिया है और कायस्थों की संख्या गोरखपुर में बहुत ज्यादा है। तो ये जी व्यू रचना है क्या योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी की? देखिए, विजय श्रीवास्तव जो लड़ रहे हैं, उनको भी वो भी बहुत कायस्थों के बीच में बड़ा उन्होंने काम किया है। मुझे लगता है कि कायस्थ भी बड़े चुप हैं। कायस्थों को कहा जाता है कि वैसे तो मजाक में लोग कह देते कि कायस्थ जो है, कायस्थ समाज के लोगों से मेरी बात भी होती, तो वो लोग कहते हैं भाई हमारे तो कायस्थ समाज के लोग बंधुआ मजदूर हैं, भारतीय जनता पार्टी बंधुआ मजदूर समझ लेती है हमें। इस तरह की स्थितियां हैं। लेकिन इस बार कायस्थ समाज भी बड़ा शांत है, मिडिल क्लास खासकर। इस बार मुझे ये लगता है, या तो वोट देने निकलेगा नहीं, वोट देने निकलेगा तो अगर वो समाजवादी पार्टी को वोट देता हुआ नहीं दिखेगा, तो वो नोटा भी का भी ऑप्शन होगा। इसलिए इस बार आपको बहुत सारी अप्रत्याशित इस बार चीजें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल के ठीक, हार बिल्कुल। के बहुत सारे कारण ये हैं कि जिस तरीके से कोरोना काल में भी गोरखपुर के अंदर लाशें जल रही थी, और ये जो सांसद थे रवि किशन, आप उसका इनका एक वीडियो था कि यहाँ मरोगे स्वर्ग राजघाट मिलेगा। गोरखपुर में तो तो स्वर्ग बिल्कुल, बिल्कुल, मिलेगा। और आज बिल्कुल जो ठीक। है वो आपको गोरखपुर शहर विधानसभा छोड़कर आज सहजनवा विधानसभा में वो पदयात्रा और रोड शो कर रहे हैं। अब आप ये बिल्कुल ठीक है। सोचिए, मैं आता हूँ ये प्रबल जी, स्थिति आता है। हूँ आपके पास, आता जी हूँ। आनंद जी, ये तमाम मुद्दे प्रबल जी ने बड़े बता दिए गोरखपुर में। रवि किशन ब्राह्मण है शायद, लेकिन ब्राह्मणों की नाराजगी ना हो जाए इसलिए रवि किशन नहीं आ रहे हैं, दिल्ली का इशारा है, रवि किशन नहीं आ रहे हैं। क्या खेल है गोरखपुर की राजनीति तो पूरे उत्तर प्रदेश में नया नया एंगल, नया हंगामा खड़ा कर रही है। ऊपर का इशारा ही कुछ होगा संजय जी। पोस्टर ये सिर्फ मोदी जी का लगाया गया है, ये एक बड़ी बात है गोरखपुर शहर में। उससे भी बड़ी बात यह है कि कुछ पोस्टर फाड़ दिए गए हैं। मैंने आज उन पोस्टर जो कल फाड़े गए थे, उन पोस्टर को मैंने आज फिर रीचेक किया है। आज भी वहाँ पोस्टर नहीं लगे हैं। और योगी जी के कैंप की तरफ से भी कोई पोस्टर नहीं लगाए जा रहे हैं जिसमें इन दोनों लोगों का फोटो हो। आपको मैं एक और बात बता दूं जिसपे बहुत गंभीर इशारा है। यहाँ के बहुत बड़े एक नेता थे निषादों के, जमुना निषाद जी। एक एक बार के चुनाव में लगभग 7,000 वोटों से वो चुनाव जीते थे। योगी जी बड़े मुश्किल से जीते थे। उस समय पूरी हवा फैल गई थी काउंटिंग के दिन कि योगी जी चुनाव हार गए, लेकिन राजन शुक्ला एक डीएम थे जिन्होंने एक कहा जाता है उस समय की लाइट काट दी थी और आधे घंटे के अंदर वो 7,000 वोटों से चुनाव जिता दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं, ये जो दो शीर्ष पुरुष दिल्ली में बैठे हुए हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। प्रेम कुमार धूमल, उमा भारती, लाल कृष्ण आडवाणी, अगला नंबर हो सकता है योगी आदित्यनाथ जी का हो। और उसका एक और इशारा मैं कर दूं कि यहाँ के जो डीएम हैं उनके ऊपर कुंभ मेले में कुछ चल रहा है मामला, कुंभ मेले का। तो भ्रष्टाचार का ऊपर का करोड़ों का। इशारा, जी, तो ऊपर के इशारे से बहुत कुछ हो सकता है, अंदर का इशारा भी कुछ चल रहा है। जैसा प्रबल जी ने कहा है कि ब्राह्मण मतदाता उदासीन है, वो उदासीन नहीं है प्रबल जी। वो शुभावती शुक्ला के पक्ष में बहुत आ, वो जुट गए हैं। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी की जो परिस्थितियां बनती जा रही हैं, वो ये लग रहा है कि डॉक्टर राधा मोहन दास की जो मार्जिन थी, संभवतः उसको भी पार न कर पाए योगी जी। अगर ऐसा होगा ये तो बहुत बड़ी नैतिक हार हो जाएगी। अगर राधा मोहन अग्रवाल से पिछड़ गए वो तो जाहिर है। मैं आता हूँ आनंद जी दोबारा मैं आपके मैं पास। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। जो योगी जी के कट्टर समर्थक लोग हैं, वो लोग भी अब कहने लगे हैं पिछले 2-3 दिन से, यह चुनाव आसान नहीं है। हम लोग एक तरफा मान के इसको नहीं चल सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं चल सकते हैं। हम लोग अपनी पूरी ताकत झोंक दिए हैं। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। सीपी राय की पिक्चर आई थी, मतलब अन्यथा मत लेना कोई भी जना मेरा दर्शक। वो सिर्फ पिक्चर का डायलॉग याद है, इसमें मजाक के तौर पे लीजिएगा, दिल पे मत लीजिएगा। एक डायलॉग था, ठाकुर तो गेहूं। तो चूंकि इन समय बात कही प्रबल जी ने कि योगी जी अब वो सन्यासी की जगह अपने आप को ठाकुर
स्थापित कर रहे हैं और ठाकुर के खिलाफ इतनी लॉबिंग, मेरे को बड़ा शॉकिंग था। मैंने आज सुबह जब वीडियो लोड किया उस समय तक मैं सोच रहा था, कैसे संभव है कि जो शख्स देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा था, उसकी मोदी जी ने उनके चाणक अमित शाह ने ये हालत कर दी कि उसके अपने गृह जनपद में लगे होर्डिंग में से उसका फोटो तक गायब कर दिया। सीपी राय जी, क्या राजनीति हमारी तो समझ में आ नहीं रही है, आप राजनीति के बहुत मास्टर रहे हैं, क्या राजनीति है ये? संजय जी, एक बात याद रखनी चाहिए, गोरखपुर के दो साथी बैठे हुए हैं। 1970-71 की बात है। एक संयुक्त विधायक दल के नेता हुआ करते थे मुख्यमंत्री, उनका नाम था त्रिभुवन नारायण सिंह, TN सिंह। उसी गोरखपुर में वो चुनाव लड़े थे। उनके खिलाफ कांग्रेस आर के रामकृष्ण द्विवेदी को चुनाव लड़ाया था इंदिरा गांधी ने, और वो मुख्यमंत्री जी रामकृष्ण द्विवेदी का आधा वोट पाके, आधा, जस्ट हाफ, और चुनाव हार गए थे मुख्यमंत्री रहते हुए। तो गोरखपुर का ये इतिहास है। अभी भी ये ठाकुर बने घूम रहे हैं। इनके खिलाफ एक ब्राह्मण कैंडिडेट है, एक महिला, जिसके पति के बारे में बताया जाता है कि उनकी उत्पीड़न के नाते उनका निधन हो गया, और जिनका बताया जाता है कि उनकी हार में भी योगी जी का काफी बड़ा योगदान था। आपने सही कहा कि कायस्थ वहां बहुत है, कायस्थों की अपनी भूमिका है। इसीलिए वहां से लाल बहादुर शास्त्री के बेटे सुनील शास्त्री भी विधायक रहे हैं और मंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश सरकार में। लेकिन जैसा दो साथियों ने बताया, इन सभी लोगों के बारे में वो अपने आप में तस्वीर साफ करती है। जहां तक इसकी बात आप कर रहे हैं कि पोस्टर में या होर्डिंग में उनका फोटो या नाम है कि नहीं है, तो जो हारने वाले आदमी का फोटो कहाँ कोई लगाता है। गोर्बाचोव बहुत बड़े लीडर थे रूस के, उनको वर्ल्ड का पीस नोबेल पुरस्कार भी मिला था, लेकिन उनका तो नाम अब रूस में कोई नहीं लेता। तो जब ये स्पष्ट हो गया है कि योगी जी ने खुद कुल्हाड़ी मारी है, अपने पैर पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पैर पर, भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के साथ खेला है, RSS के सपनों के साथ खेला है, मोदी जी के 50 साल तक भाजपा का शासन बनाए रखने के सपने के खिलाफ खेला है, तो उनका पोस्टर कोई क्यों लगाएगा। अब शायद आखिरी उम्मीद ये बची है कि इनके पोस्टर को गायब कर दो, तो शायद मोदी जी के पोस्टर से काम चल जाए, हो सकता है कुछ बच जाए, और कम से कम बहुत बुरी हार न तो बची जाए। कहीं ऐसा ना हो कि 100 के नीचे जहां 44-45 से शुरू हुए थे, फिर भारतीय जनता पार्टी वहां न पहुंच जाए। मुझे तो अब ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी RSS की सारी जद्दोजहद अब इसी बात की है कि वो पुरानी 44-45 की स्थिति में न पहुंचे, थोड़ी बहुत इज्जत बच जाए, 100 के आसपास सीटें आ जाए, और उसके लिए उनको लग रहा है कि उसके लिए इस चेहरे को गायब कर देना बहुत जरूरी है। लेकिन देखने की बात यह होगी कि क्या गोरखपुर एक और TN सिंह का एपिसोड दोहराएगा, एक और रामकृष्ण द्विवेदी भारी वोटों से जीतेंगे। ये इसके लिए हमको 10 मार्च का इंतजार करना पड़ेगा। ये बात जो आप कह रहे हैं सीपी राय जी, क्या आपको लगता है कि कोई सीट ऐसी हो सकती है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी हारेंगे तो उनको कल्याण सिंह बनाने की बीजेपी कोशिश कर सकती है? इतनी बीजेपी हिम्मत जोखिम उठा पाएगी? कम बड़ा चेहरा नहीं है योगी आदित्यनाथ, उसके ब्रांड है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इसी योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा की सीट से इस्तीफा दिया था, और वो सीट ये हार गए थे, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती थी। यहां तक कि मौर्या की सीट भी हार गए, तो दोनों सीट ये लोग हार गए थे। तो हार तो कोई और कभी भी जा सकता है। दूसरी बात, कल्याण सिंह का उदाहरण हमारे सामने है। कल्याण सिंह जी एक बड़े लीडर थे, उनके एक साथ बहुत हुआ करते थे ओमपाल सिंह निडर, जो बहुत जाने माने कवि हैं और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे और MP हो गए थे। मेरे बड़े अच्छे मित्र थे कविता के नाते। मैंने उनसे कहा था एक बार, जब झगड़ा शुरू हुआ तो फिरोजाबाद की एक शादी मुझे मिल गए। मैंने उनसे कहा, कल्याण सिंह आपके खास से समझाइए उनको कि थोड़ा शांति रखें। अटल जी के बाद ये भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता होंगे, इनके कद का कोई नेता नहीं है। लेकिन खैर, गरुड़ जब सर चढ़ के बोलता है तो फिर वो आपको कुछ सोचने नहीं देता। और कल्याण सिंह का परिणाम आपने देखा, 4 सीट में है जो जीत पाए थे। ये अलग बात है कि 30-40 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसके बाद फिर उभर नहीं पाए। भाजपा में भी आकर के ठीक है, राज्यपाल का प्रसाद उनको मिल गया, लेकिन वो लीडर नहीं रह गए। तो ये गलतफहमी किसी नेता के बारे में नहीं पालनी चाहिए। मुफ्ती मोहम्मद सईद कोई हो जाए, कोई जो आंध्र प्रदेश का लड़का है उनका उस तरह का हो जाए कि वो अपने बूते में चुनाव जीत ले, शरद पवार कोई बन जाए,
कोई ममता बनर्जी बन जाए, ये एक्सेप्शनल केस है और वो प्रदेशों में है। उत्तर प्रदेश में किसी नेता के बारे में ये कल्पना करना कि अपनी पार्टी छोड़ के वो कुछ बन जाएगा, ये कल्पना मुझे लगता है बेईमानी है। जो लोग भी पार्टी छोड़ के गए, एनडी तिवारी जी छोड़ करके गए थे और बाद में क्या हालत रही, कहां बचे। तो योगी जी के बारे में भी लोग बहुत गलतफहमी में है। और जब आदमी पद से उतर जाता है, ठीक है, जब तक आप पद पर नहीं रहे होते, आपके बारे में कुछ हो सकता है लोगों की भावनाएं हों कि आप पता नहीं क्या तोप है और क्या तोप मार देंगे। लेकिन इस 5 साल मुख्यमंत्री रहने के दौरान मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और गोरखपुर के साथी मेरी बात को शायद डिटो करेंगे, कि इनका जो बनाया हुआ वो संगठन हुड़दंग संगठन है, जिसके दम पर इन्होंने चुनाव जिता लिया था भाजपा को हरा के। वो संगठन खुद बेईमानी हो गया है। इन्होंने उनके लिए भी कुछ नहीं किया, इसीलिए इनको आखिरी में उन लोगों को मोबाइल इत्यादि बांटने पड़े, उनको गिफ्ट इत्यादि देनी पड़ी। वो संगठन खुद निराश है। उनसे भी उन लोगों का भी योगी आदित्यनाथ से मिलना मुश्किल हो गया। और उस संगठन का एक प्रमुख अगुआ तो स्टेट गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के कारण गेस्ट हाउस का मैनेजर भी शंट हुआ और फिर वो भी बाहर निकाल दिया गया था। तो सत्ता जब आ जाती है तो संघर्ष का संगठन खत्म हो जाता है। वो योगी आदित्यनाथ का संघर्ष का संगठन अब नहीं है। योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री है इसलिए चमक है, जो ही ये बाहर होंगे और भाजपा इनको किनारे करेगी, आप देखिएगा इनकी कोई हैसियत नहीं बचेगी। जी आनंद जी कुछ कह रहे थे आप? जी बताइए आनंद जी, बताइए। मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, मुझे कहीं जाना है तो मैं इजाजत लेना चाहता हूं। देखिए, पोस्टर से गायब कर दिया गया है, और दूसरी तरफ आप ध्यान देंगे तो मोदी जी हर सभा में उनको कह रहे हैं आएंगे तो योगी ही, और योगी हैं उपयोगी। आप ये पूरी तरह जान लीजिए कि इस जो ऐतिहासिक हार होने जा रही है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की, इसका एक चेहरा खोज लिया गया है। बिल्कुल अब इजाजत चाहूंगा। कल्याण सिंह बना दिया गया है, कल्याण सिंह बना दिया गया, यही बात हम लोग कह रहे थे। मैं विकास जी के पास चलूं, उससे पहले मैं अपनी टीम से, दीदी जी से अनुरोध करूंगा जो एक वीडियो जो टीम ने बनाया है जरा दिखा दीजिए दर्शकों को, फिर विकास जी की बात आता हूं। यूपी विधानसभा चुनाव के 4 चरणों की मतदान पूरे हो चुके हैं। आने वाले चरणों में चुनावी दंगल अब पूर्वांचल की भूमि पर देखने को मिलेगा। इस चरण में खुद पीएम मोदी और सीएम योगी की साख दांव पर लगी है, लेकिन उससे पहले बीजेपी में खींचतान देखने को मिल रही है। दरअसल गोरखपुर में कुछ दिनों से कई नए पोस्टर्स लग रहे हैं। इन पोस्टरों को बाकायदा गोरखपुर डीएम की परमिशन से लगवाया गया है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि गोरखपुर में लग रहे इन होर्डिंग्स और पोस्टर से योगी जी ही गायब कर दिए गए हैं। जी हां, गोरखपुर में लगी भाजपा की होर्डिंगों से सीएम योगी की फोटो हटवा दी गई है। गौरतलब है कि 2017 के विधानसभा चुनावों में गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों में से 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। सभी सीटों पर मटका और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रभाव साफ देखने को मिला था। लेकिन जब बात 2022 की विधानसभा चुनावों की आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी खींचतान भी साफ नजर आती है। कभी सीएम योगी अपने ट्विटर से मोदी को अनदेखा करते हैं तो कभी पीएम मोदी बड़े प्रचारों की होर्डिंगों से सीएम योगी की तस्वीर हटवाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को साफ संदेश देते ही रहते हैं। तो आखिर इसके पीछे का क्या संदेश है? क्या पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच अभी भी तनाव की स्थिति जारी है? विकास जी, इनके रिश्ते कुछ समझ में नहीं आते। कभी पूर्वांचल एक्सप्रेस में जब उद्घाटन होता है तो गाड़ी के पीछे दौड़वा दिया जाता है, फिर कंधे पे हाथ रख लिया जाता है। कभी ट्विटर से मोदी जी गायब हो जाती हैं तो कभी गोरखपुर में होर्डिंग से योगी जी गायब हो जाती है। ये रिश्ता कहलाता क्या है? ये नमस्कार संजय जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। ये रिश्ता नहीं आसान, समझना है मुश्किल, है ना। मैं आपको कुछ कोशिश करता हूँ इस रिश्ते में अपने आप को उतारने के लिए। हालांकि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, पर छोटे होने के 2 फायदे होते हैं, लंबी लंबी उछाले मारना और रिश्तों को समझना। अभी हाल ही में 2020 के आसपास एक किताब आई थी, 2019 के आसपास, विनय सीतापति जी ने लिखी थी बीजेपी के ऊपर। ये अशोका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं या रिसर्च स्कॉलर हैं, दुनिया जमाने में घूमते हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी बीजेपी को, कि बीजेपी क्या थी मोदी जी के पहले। अब दिक्कत क्या है साहब, एक बहुत बढ़िया नारा था संजय जी, और मेरे हिसाब से अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद लोहिया जी ने और फिर बाद में कांशीराम जी ने, कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब जो घाटी पॉलिटिशियन होते हैं, जिनको कहते हैं कि बहुत प्रैग्मेटिक,
जिसको कहते हैं प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन, वो इन सब चीजों को समझते हैं कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्शन में डेमोक्रेसी में सत्ता आई कैसे जाती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक फोर्ड एंडेवर गाड़ी में काले कलर की आए और मजबूरीवश कोई व्यक्ति एयरपोर्ट पर बैठा रह जाए और आप सीएम बन जाए। अगर कमोबेश कभी कभी ऐसा हो जाता है तो हमको इस बात को समझ लेना चाहिए कि भैया वी आर लकी, हम सब एक बार लकी हो सकते हैं, 2 बार बहुत लकी हुए तो लकी हो सकते हैं, पर हर बार लकी हो तो ये संभव नहीं है। किसी बहुत अच्छी बात की आपके पैनलिस्ट ने और शायद आनंद जी ने और प्रबल प्रभात शाही जी ने कि ये अब बेसिकली ठाकुरों के नेता हो गए। 7% इन ठाकुरों की आबादी है, गजब फॉलोइंग है साहब ठाकुरों में इनकी। पर एक बात ये भूल गए उस नेतागिरी में कि ये सीएम भी है। अब आते हैं बात देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री जी की। आपने एक टेप चलाया था कि एक रोड शो में आदरणीय गृह मंत्री साहब को क्यों परेशानी हो रही थी। इसके बाद एक और टेप चला था जब गृह मंत्री साहब ये बोल रहे थे कि योगी जी ने कोई प्रशासनिक पद तो कभी संभाला नहीं, तो आप समझ सकते हैं। अब अगर इन दोनों बातों को आप मिला लिया जाए और किसी बड़े पार्टी के नेता पे जब किसान आंदोलन हो रहा है उस पर लाठी बरसाने वाली बात और ऐड कर दिया जाए और फिर तमाम प्रकरण और देखे जाएं, तो ये बात तो सब जो प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन हैं, बड़े पत्रकार, समझदार पत्रकार हैं और समझदार दर्शक हैं जो पॉलिटिक्स को बहुत गहन जिस पर चिंतन करते हैं और समझ रखते हैं, वो ये समझ जाएंगे कि ये राजनीति तो नहीं हो रही, ये राजनीति वाला काम नहीं हो रहा है। अब जब राजनीति वाला काम नहीं हो रहा है और आपने एक बात को बहुत साफ कर दिया कि भाई कुछ लोगों ने इनके दिमाग में डाल दिया कि अब आप तो पीएम मटेरियल हो। आरएसएस की मजबूरी थी कि योगी जी को वो लेके आए, सामने उनका चेहरा बनाया और आरएसएस भी कुछ उनसे अपेक्षाएं रखता था, अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि देश के 2 बड़े शक्तिशाली प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये कुछ डिफरेंट किस्म की पॉलिटिक्स करते हैं। जन समर्थन आज भी इनके साथ है। अगर मैं आपको चौथे फेज की बात से इस होर्डिंग और पोस्टर की बात करूं तो चौथे फेज में सीतापुर में कुछ अजीब सी घटना हुई जिसका किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। पर मैं नहीं समझता कि इतने बड़े पार्टी के, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े पॉलिटिशियन इस सीतापुर पर ध्यान ना दें। ये ठाकुरवाद बीजेपी को 150 से नीचे की तरफ और 100 से नीचे की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि आज की तारीख में कोई भी विश्लेषक ये बोलेगा कि बीजेपी 2 डिजिट पे ही रह जाएगी, 3 डिजिट पे नहीं आ पाएगी, तो प्रशांत किशोर जी की याद आएगी। और प्रशांत किशोर जी इस बार ये नहीं बोल रहे कि नहीं नहीं यूपी में कुछ भी हो सकता है। मेरे को समझ नहीं आता कि उन्होंने संन्यास एक्चुअली सब चीजों से ले लिया या अभी भी वो राजनीतिकार बनना चाहते हैं या राजनीति में आना चाहते हैं। देखिए बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है और ये बात अब अंदरूनी तौर पर 4 फेजेस हो जाने के बाद सबको पता चल गई है। अब किस किस्म की पॉलिटिक्स और जो कुछ बचा है वो कैसे पाया जाए, अब वो ऊपर से डिसाइड हो रहा है संजय जी। अब वो ये बात नहीं है कि योगी जी के हाथ में, आपने जैसा कि अभी बताया, और ये बात तमाम गोरखपुर के लोगों को मालूम है कि ये इलेक्शन, आप राधा मोहन अग्रवाल जी की मार्जिन की बात कर रहे हैं। अरे आप जीत जाए बहुत बड़ी बात है, मार्जिन तो 1 लाख से ऊपर है राधा मोहन की, आप ही ने बताया है कई बार और सबको पता है, पब्लिक डोमेन में ये नॉलेज है। अब मुश्किलात बहुत देखिए, अच्छा देखिए मथुरा से फिर थोड़ी तरफ ईस्ट आए, मथुरा से ईस्ट आए तो पहुंचे अयोध्या, अयोध्या से ईस्ट आए तो पहुंचे गोरखपुर, अब गोरखपुर से ईस्ट निकल लेंगे तो वो बिहार और फिर वो दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। तो अब मुश्किलात ये है कि ये लोगों, अगर आपने इनकी तरफ देखा कि 75 साल के हो जाएंगे मोदी जी और मोदी जी फिर रिटायर हो जाएंगे और फिर योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी ने ये बताया अगर आपको प्रधानमंत्री बनना भी है तो आपको कुछ डिजर्व करना पड़ेगा, कुछ थोड़ी। सीपी राय जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि अगर आप अपनी एक असेंबली नहीं, त्रिभुवन दास जी हारे थे उसके बहुत डिफरेंट कारण थे, वो कभी और किसी विषय का चर्चा होंगे। योगी जी हार रहे हैं वो बहुत डिफरेंट कारण। सीतापुर में 6 से 7% कम मतदान हुआ, अभी तो मतदान में भी खेल चल रहा है, उसकी बात हम छोड़ देते हैं। ब्राह्मण आपको वोट नहीं दे रहा है, सीतापुर के लोगों ने आपके लिए वोटिंग करने नहीं गए, बीएसपी को। और मैं एक और बात बता दूं, चौथे चरण में एक बात और आई है सामने जिसका होर्डिंग से संबंध है, और वो संबंध ये है कि अगर कोई पार्टी बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है तो वो उनकी सहयोगी पार्टी है बीएसपी। मुस्लिम वोट कटने से रहा, जो कुछ वोट इनको 2017 में दलितों का मिला था वो जाके फिर से बीएसपी को, या फिर कुछ नहीं बचा तो एसपी को मिला। तो अब गोरखपुर में ये बात हो रही है, और ये भी प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स है। देखिए बड़े लोग अच्छे बड़े काम करते हैं। एक बहुत खूबसूरत फिल्म है, नाम मैं लूंगा नहीं, गाने और फिल्मों का नाम नहीं लूंगा,
पर उसमें ये बोला जाता है और दिलीप कुमार साहब बोलते हैं अगर बड़े आदमी हो तो बड़े काम करो। तो बड़ा काम किया है कि भाई अब इलेक्शन जीतना है तो फोटो हटाओ। अब इलेक्शन अगर कोई जिता सकता है बीजेपी को अगर, और बहुत बड़ा अगर है, तो वो आदरणीय मोदी जी ही जिता सकते हैं, जिनके पास आज भी जन समर्थन है। और अगर कुछ उलटफेर करने की वो रखते हैं हैसियत, तो वो मोदी जी ही रखते हैं। दिक्कत ये है कि ये बात आज की तारीख में आप एक छोटा सा संगठन हिंदू वाहिनी नहीं चला पा रहे हैं। उनके संजय सिंह ने आगे तमाम इंटरव्यूज दे के आपका कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। आज की तारीख में पहली बार बीजेपी ईमानदारी से लड़ रही है संजय जी, पहली बार। मैं तारीफ करता हूं बीजेपी की कि मैं एक चीज सुनने को तैयार हूं कि हम 300 पार हैं। मैंने जब से जिंदगी शुरू करी राजनीति में, मतलब जब से ये विश्लेषण और ये काम करना शुरू किया, पहली चीज मैंने गुजरात में देखी 150 के ऊपर। अभी अंत में मैंने बंगाल में सुनी, अरे हम तो मार दिए 300 200 जो भी 200 के उधर। पर बहुत इज्जत करता हूं मैं बीजेपी की संजय जी कि उन्होंने अभी तक ये भी नहीं बोला कि हम 200 के पार भी जा रहे हैं। अब आपने कह दिया कल परसों भी नारा आ जाएगा 300 पार। ठीक, अगर आ जाए संजय जी तो मान लीजिएगा कि योगी जी की तस्वीर भी सामने आ जाएगी। अब तो फिर होर्डिंग पे मोदी जी हट जाएंगे, योगी जी आ जाएंगे। ये प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स है, बहुत खूबसूरत पॉलिटिक्स है। और इसी के चलते पहली बार बीजेपी को एहसास हो गया है कि भैया नाव उस पार लगाने वाला व्यक्ति कौन, तो नाम आ गया मोदी जी। तो अब ये चलो सब साइड में हटो, कोई फालतू की बात नहीं करना है। देश में एक ही सर्वांगीण सर्व शक्तिशाली सर्वमान्य नेता है और हम एक्सेप्ट करते हैं। चलिए अब अशोक वानखेड़े जी ने भी कुर्सी पे अपनी बाहें तान ली हैं, तो जरा चलते हैं, क्योंकि अब दिल्ली की जो राजनीति है ना, महाराष्ट्र से आते हैं अशोक जी और नागपुर की एक एक एक्टिविटी इनको पता रहती है। तो वो जो है संघ के इसके पीछे गेम क्या है और मोदी जी योगी जी को क्यों ठिकाने लगा रहे हैं, कल्याण सिंह बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये एक एक चीज इनको पता होगी, बताएं या ना बताएं इनके ऊपर है, लेकिन सब इंतजार कर रहे हैं। अशोक जी क्या सोच सकते थे गोरखपुर में होर्डिंग लगेंगे और योगी गायब हो जाएंगे? मुझे आश्चर्य नहीं लगा संजय जी, बिल्कुल ही नहीं लगा। एक कहावत है, जब बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से होए। पिछले 5 साल में जिस हिसाब से आपने राज्य चलाया, जिस हिसाब से अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, यहाँ तक कि हिंदू युवा वाहिनी के जो उनकी अपनी एक गैंग थी, गिरोह था, उसको भी आपने जो बेइज्जत किया, वो तो आपको उसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। और रही बात, अभी कह रहे थे हमारे मित्र की अब बीजेपी जान गई है कि बस अब नरेंद्र मोदी ही जिताए जाते हैं। लेकिन एक दूसरी कहावत भी है, मुर्दे को घी पिलाने से मुर्दा जिंदा नहीं होता। अभी जितना मतदान हुआ है, जिस फेज में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें ऑलरेडी बीजेपी आईसीयू में पहुंच गई है, लाइफ सपोर्ट पे है। और मुझे लगता है कल 5वां, 6वां, 7वें चरण तक तो ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम निकाल दिया जाएगा। अब बीजेपी की कोई भी स्थिति किसी को भी किसी भी मामले में, अब भारत पाकिस्तान युद्ध भी हो गया तो बाकी बचे हुए फेजेस में मुझे नहीं लगता बीजेपी ऐसा कुछ कर जाएगी जिससे वो सत्ता में आ जाएगी। बीजेपी का जाना करीब करीब तय हो गया है। बस जो बीजेपी हार रही है उसका ठीकरा अपने सर पे नहीं लाना चाहिए, इसलिए उसको पोस्टर से गायब किया है। नरेंद्र मोदी अकेले पोस्टर पे है, वो उनको अपने साथ भी नहीं रखना चाहते पोस्टर से। मैंने जो गोरखपुर से कुछ मित्रों ने फोन करके बताया कि पोस्टर्स फिर उन्होंने भी लगाए, युवा हिंदू वाहिनी ने, जिसमें सिर्फ योगी जी थे। फिर पोस्टर फाड़ने का दौर चला, एक दूसरे के पोस्टर फाड़े गए, किसी ने मोदी के फाड़ दिए तो किसी ने योगी जी के फाड़ दिए। ये सारी तरफ इंडिकेशन कर देते हैं कि अब योगी जी अलग थलग पड़ रहे हैं। और योगी जी अलग थलग इसलिए पड़ रहे हैं कि योगी जी जिन अधिकारियों के भरोसे अपने आप को प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, उन अधिकारी को मात्र वो एक मैनेजर होता है। आप होटल में गए तो आपको झुक के नमस्ते करता है, ग्राहक को लगता है ये तो मुझे बादशाह बना रहा है, लेकिन आपका बिल आपने एक बार दे दिया, उसके बाद वो आपको पूछता भी नहीं, वो इंतजार करता है कि आप टेबल कब खाली करते हो। ऐसे ही शपथ ली, शपथ लेने के बाद बैठे, एक गिरोह ने उनको पकड़ लिया, अब बिल दे दिया है महाराज जी ने। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि भैया सौंप भी रखी है, महाराज जी उठाओ और ले चलो अपना ये तशरीफ का टोकरा जो है, उठाओ यहाँ से, अब दूसरे ग्राहक को आने दो। ये ब्यूरोक्रेसी है।
तो कुल मिला के जो अभी सब कह रहे हैं कि राधे मोहन अग्रवाल एक नाम का जो फैक्टर है, इसको हम सब निगलेक्ट कर रहे हैं, वो इंसान पहले इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और उसने वहां जीता है। वो एक फेमस डॉक्टर है, उनका जो पब्लिक रिलेशन है वो देखने लायक है। यदि कोई जनप्रतिनिधि अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना लोकप्रिय हो सकता है ये देखना है तो डॉक्टर राधे मोहन अग्रवाल को जाके देखिए आप गोरखपुर में। उस अग्रवाल को भी इस बीजेपी की सरकार में नाक को चने चबा दिए साहब, कलेक्टर और एसपी ने काम, छोटे छोटे काम करवाने के लिए। आज वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनके जगह दूसरी इनको टिकट दिया गया है। क्या उनका जो एक वोट बैंक है वो ये जान नहीं पा रहा है? राधे मोहन अग्रवाल को जो सीट मिलती थी या जो उनको मत मिलते थे, वोट मिलते थे, वो जरूरी नहीं कि उनके कहने पे कोई दे, तो वो सीट अटकी हुई है। और अभी स्टार्टिंग में किसी ने कहा कि धुमाल हो सकता है, कल्याण सिंह हो सकता है, ये तमाम अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से भी सोचता हूं। उत्तर प्रदेश का जो हार का ठिकरा है, इसमें घमासान मचेगा, भारतीय जनता पार्टी में भी घमासान मचेगा, क्योंकि कल्याण सिंह के पास और कुछ था नहीं राजनीति के सिवा। कल्याण सिंह के पास कोई तगमा नहीं था। वो बीजेपी में जब हाशिए पे गए तो चलते गए और निपटते गए। लेकिन इनके पास अभी गोरखपुर का मठ है, इनके पास एक पद है, राजपूतों की नेतागिरी है, ठाकुरों की नेतागिरी है। तो सबसे ज्यादा वो कलिए होंगे यदि उत्तर प्रदेश में बुरी हार होती है बीजेपी की, तो सबसे पहले हमलावर जो विद्रोह बीजेपी में होगा उसका ओपनिंग ये महाशय करेंगे, क्योंकि इनको मालूम है इनको खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन बाकी जो तबका बैठा है बीजेपी में बहुत अंदरूनी बिल्कुल भरा हुआ, उस बारूद को जो चिंगारी है ये लगा देंगे। इसलिए मैंने कहा कि मैं मात्र 2024 के चुनाव नहीं देख रहा हूं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव नहीं देख रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर का द्वंद्व देख रहा हूं। जिस दिन नतीजे विपरीत आएंगे उस दिन जो विस्फोट होगा भारतीय जनता पार्टी का, और उसको समेटते समेटते संघ और संगठन को पसीने आ जाएगी, ये भी तय है। क्योंकि जैसा योगी जी ने अपने हिसाब से सरकार चलाई, वैसे उसी हिसाब से मोदी जी ने भी सरकार चलाई। सवाल है मोदी जी के पास टेक्निक अलग है, मोदी जी अधिकारियों पे कम और अपने पे ज्यादा भरोसा रखते हैं। अशोक जी, अचानक ये योगी आदित्यनाथ ने 10 दिन से ये ठाकुर राजनीति क्यों शुरू कर दी? नहीं, ये ठाकुर आज से थोड़ी, ये तो पहले से, जिस दिन उन्होंने कहा कि हाँ मैं ठाकुर हूं, मतलब एक आदमी जो संन्यास लेने के बाद भी अपने जाति और धर्म को याद करता है तो वो सन्यासी कहां से हो गया? वो तो फ्रॉड है, फर्जी सन्यासी है। वो तो भगवा पहनने से थोड़ी ना सन्यासी होता। भगवा पहनो और माँ बहन की गालियां दो, कहां से सन्यासी हो गया? भगवे को भी बदनाम कर रहे हो आप। संत समाज ने तो बहिष्कार करना चाहिए इस भगवे पे कि इनको भगवा नहीं, इनको कोई दूसरा पहनाओ भाई। सवाल, एक मिनट, हाँ विकास जी कुछ बोलना चाहते हैं? बस मैं एक बात याद कराना चाहता था, मैं माफी चाहता हूं आपको रोका मैंने। कुछ पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं अशोक जी, संजय जी, जो पॉलिटिशियन कम, मौका परस्त भी कम, जो दिमाग अभी कह दे गर्मी जैसी लग गई वैसा हो गया, काम हो गया। ये वही योगी जी है जिन्होंने संसद में रोते हुए, जिनको सोमनाथ जी ने बोला था नहीं नहीं आप हमारे सांसद हैं, रोइए नहीं, उन्होंने ये बोला था कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सब छोड़ के चला जाऊंगा, मेरे साथ खराब हो रहा है। और वो वीडियो आप मेरे को बहुत, अब आप उस दिन तो कहीं से क्षत्रिय नहीं लग रहे थे अशोक जी, मतलब क्षत्रियों से मैं बहुत मिला वेला हूं, थोड़े अंदर का क्षत्रिय मेरे भी है। यहाँ एमपी के एक बड़े नेता ने मेरा नाम ठाकुर रख रखा था कुछ दिनों पहले, तो वो उस दिन तो मेरे को क्षत्रिय नहीं लगे, 2007-8 की बात है। अब आके एकदम क्षत्रिय बन गए। कल ये मत सोचना ये पंडित भी बन जाएंगे और फिर एक्चुअल सन्यासी भी होते हुए हिमालय भी चले जाएंगे। तो नहीं, मेरे को दो बातें हैं, राजनीति में क्षेत्रियों का दौर निकल चुका है, मतलब नेतृत्व का। मैंने मुझे जो देखा है, मैंने चंद्रशेखर जी या अर्जुन सिंह, मैंने अर्जुन सिंह को भी रोते हुए देखा, लेकिन चंद्रशेखर को मैंने रोते हुए कभी नहीं देखा, ना सुना है कभी। चंद्रशेखर ही एक ठाकुरों के नेता थे, बाकी सब नकली ठाकुर है। फिर चाहे राजनाथ कहो या कहो, वर्तमान कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी में जितने ठाकुर नेता है उनको अपना ठाकुर कहने का अधिकार ही नहीं, क्योंकि जहां आप नतमस्तक होते हो और अपना बेइज्जती सहन करते हो तो फिर आप में ठाकुरपना कहां से आ गया? और वो चंद्रशेखर ही था, वो चंद्रशेखर ही थे जिन्होंने कहा कि मुझे कैबिनेट मंत्री बनना ही नहीं, बनूंगा तो प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, और बने
और अपने शर्त पे बने। और मुझे वो याद है कि जब उनकी सरकार गिर रही थी, जब वो लोकसभा में थे, तो पूरे कांग्रेस के नेता उनको हाथ पैर जोड़ रहे थे कि वो जो कांग्रेस में से जो बयानबाजी हुई उसको वापस कर लेते हैं, लेकिन हम आपका समर्थन भी विड्रॉ नहीं कर रहे, लेकिन आप इस्तीफा मत दे। उन्होंने कहा कि अरे बस हो गया खत्म, और इस्तीफा दे दिया। आज के ये जो ठाकुर नेता है, ये तो गलित गात रहे, ये 3 बार आएंगे। लेकिन मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, संघ को भी नरेंद्र मोदी पे चेक चाहिए। संघ भी भस्मासुर पालना नहीं चाहता, तो संघ पे भी ऐसा एक बड़बोलापन और अनगाइडेड मिसाइल चाहिए, जो कुछ भी बोले, कुछ भी कहे। बाकी नेताओं को अपने राजनीतिक भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लगता है, इसलिए वो चुप रहते हैं। हो सकता है गडकरी भी चुप रहे संघ के कहने के बाद भी, लेकिन योगी आदित्यनाथ को कुछ जाना ही नहीं। फिर वापस वो गोरखनाथ के पीठ पे आ जाएंगे, इंतजार करेंगे कि ये कब 2 गुजराती जाते हैं और फिर कब फिर अपना उदय आता है, क्योंकि उम्र है उनके पास। तो संघ के पास भी ऐसा एक पागल आदमी चाहिए जो संघ कुछ भी बोले और वो बोल दे। तो ऐसा एक पागल उन्होंने पाल के रखा है, लेकिन दुर्भाग्य से आपने पाला किसी और कारण के, और इसको छोड़ा आपने यूपी की जनता पे। 4 साल में इन्होंने जो पागलपन किया, उससे पूरा यूपी पगलाया गया है अभी। और यही कारण है कि आज हर क्षेत्र में, मैं बार बार लोग कहते मैं उस दिन भी कहीं था, बोले पूर्वांचल में, उत्तरांचल में। अरे मैंने बोला कोई पूर्वांचल नहीं, कोई उत्तरांचल नहीं, कोई कौन सा आंचल नहीं भैया। ऊपर से नीचे तक, दाहिने से बाएं तक, सब यूपी में एक ही समस्या है, कुशासन। और उस कुशासन में सारी चीजें आती है। आवारा जानवर पूरे प्रदेश में है, जहां जानवर नहीं है वहां नेता जानवरों जैसा बिहेव करते हैं। तो जानवरों का प्रकोप तो सब दूर है, महंगाई सब दूर है, बेरोजगारी सब दूर है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं है। मैं आज अभी अगले चरण में जो चुनाव होने जा रहे हैं अयोध्या में किसी से बात कर दी, वो बोले महाराज मंदिर बाद में बनवाओ, पहले ड्रेनेज तो करो। राम जी के लिए तो अच्छी मंदिर है, लेकिन राम जी को कहां टॉयलेट जाना पड़ता भाई। आज पूरी अयोध्या सालों से मैं सूर्य प्रताप सिंह जी के साथ किसी प्रोग्राम में था, वो बता रहे थे कि वो जब एडीएम या कुछ थे अयोध्या में, तब उन्होंने प्रपोज किया था। वहां हमारे प्रोग्राम में, यही आपके ही प्रोग्राम में कहा था। मुझे पता, वो सज्जन रिटायर्ड हो गए, लेकिन अभी तक सेक्रेटरी बन के रिटायर्ड हो गए, लेकिन अभी तक अयोध्या में ड्रेनेज नहीं हुआ, अयोध्या में रोड नहीं है, और ड्रेनेज की सिस्टम इसलिए अयोध्या चिंतित है। तो ये ऐसे तमाम चीजें हैं। मात्र एक मूर्ति और 12 लाख दिए जलाने से लोगों को आप मूर्ख नहीं बना सकते। तो वो लोग जो उन्होंने व्यवहार किया, वही लोग, इन्होंने किसी ने बहुत बढ़िया चालू किया कि शुक्ला जी को, शुक्ला को कैसा हराया था। योगी जी का तब एक जवानी थी, योगी जी का उन्माद था, योगी जी का वो ठाकुरपना था। अब भाई साहब, कभी कभी आप भी, शेर भी पाइपलाइन में फंसता है। अब इस बार ये फंस गया, और ये तो शेर अभी ताकतहीन शेर है। पूछ रहे थे तो अभी शेर के साथ क्या क्या हो रहा है मैं तो बोल नहीं सकता, लेकिन जो आप बखान कर रहे हो, आपने आज ज्यादा ही बोल दिया। हम आपकी तरफ से क्षमा प्रार्थी हैं। रविकांत जी, मैंने शेर पाइपलाइन में फंस गया, मतलब कई बार शेर एडवेंचर करके चला जाता है। अब पाइपलाइन में फंसने के कई मायने होते हैं, आप इसको गलत ना समझे और अन्यथा ना समझे। मैं स्वयं हिंदू हूं, और मैं किसी भी, भले ही इन्होंने भगवे को बेइज्जत किया हो, लेकिन मैं उस भगवे की तभी भी इज्जत करता हूं कि उस भगवे के अंदर कितना भी घनघोर अपराधी हो। और मैं अपराधी इसलिए कहता हूँ, मैं अपराधी, मतलब आप आशाराम की, राम रहीम की भी इज्जत करते हैं? नहीं, मैं आसाराम जी की, आसाराम ने भगवा पहना, इसलिए मैं भगवे को गाली नहीं दूंगा ना संजय जी। कई लोग पत्रकारिता में दलाली करते हैं, इसलिए सारी पत्रकारिता की थोड़ी ना गाली देंगे। कई प्रोफेसर जाके चरण छूते हैं लोगों के, कभी पढ़ाते नहीं है, लेकिन बस यूनिवर्सिटी में राजनीति करते रहते हैं, इसलिए रविकांत जी को गलत थोड़ी कहूंगा। कई सेपोलॉजिस्ट है जो पैसे लेके अपने सर्वे बदलते हैं रातों रात, इसलिए मैं विकास जी को गलत थोड़ी कहूंगा। तो मैं इसीलिए भगवे को नमस्ते करता हूं। लेकिन कुल मिला के बात एक है कि भाई, ये जो पोस्टर वॉर है, ये कोई मिस्टेक नहीं है, एक गलती नहीं है, ये स्ट्रैटेजी के तहत हो गया है। और इसमें सबसे मूर्खतापूर्ण काम यदि किसी से हुआ है तो योगी जी की तरफ से हुआ है। योगी जी ने जो पोस्टर लगाए उसमें से मोदी जी को गायब किया। योगी जी ने मोदी जी के साथ पोस्टर लगाया होता तो बात ही कुछ और थी। इसको कहते हैं राजनीति।
राज कि मैं अकेला हम लोग नहीं हूँ सनम, मैं अकेले नहीं, डूबेंगे तो सनम आपको साथ में लेके चलेंगे। 8 ऐसे बजे कैसे अकेले अकेले कर रहे हो? आज रात को 9 बजे 8 बजे लुटिन सट्टा पर 8 बजे लुटिन सट्टा पर हम लोग बात करेंगे नवाब मलिक के बहाने भाजपा कौन सी सियासत कर रही है। रवि गांधी सॉरी आज आपको मैं आज आप लेट जुड़े और मैंने भी आपको बहुत देर वेट कराया। अशोक जी की बातें इतनी बढ़िया होती है ना, बीच में टोकने का मन ही नहीं करता। एक सेकंड नहीं, आपको इसके लिए आपने मैं माफी चाहता हूँ, मेरे वजह से मैं थोड़ा एक्सीड कर गया बोलते नहीं बोलते, आपकी बातें इसलिए रविकांत जी, अब तो रविकांत जी को इतना मेरा अधिकार है, रविकांत जी को तो उनका टाइम थोड़ा मैं चुरा सकता हूँ। नहीं, जब आप प्रोफेसर वाली बात कर रहे थे तो रविकांत जी मुस्कुरा भी बहुत जोर से रहे थे। और जो शेर वाली पाइप वाली लाइन पे भी रविकांत जी की हंसी बहुत तेज थी। रविकांत जी, मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है कि गोरखपुर में होर्डिंग लगे हैं और होर्डिंग से पोस्टर, पहले तो ये रूटीन के होर्डिंग नहीं होते हैं, इन होर्डिंग के लिए बाकायदा जिलाधिकारी के जिला निर्वाचन अधिकारी के एप्लीकेशन देनी होती है, अनुमति मिलती है कि आप कितने होर्डिंग कहाँ लगाएंगे। तो जाहिर है कि पहले एप्लीकेशन दी गई, दिल्ली की एजेंसी ने होर्डिंग लगाए और सारे होर्डिंग से योगी आदित्यनाथ का फोटो गायब कर दिया गया गोरखपुर में। इसके बड़े राजनीतिक अर्थ क्या निकलते हैं आपके हिसाब से? देखिए, ये जो कश्मकश चल रही है पिछले 1 साल से उत्तर प्रदेश में, संभवतः भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात को समझ लिया था कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता नहीं जा सकता। इसलिए वो हम लोग जानते हैं कि जो कदम ताल हुई पिछले फरवरी से लेकर के और दिसंबर तक, तो वो सारा घटनाक्रम हम लोगों को मालूम है, इसलिए दोहराऊंगा नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व ने ये भी रणनीति तय कर ली थी कि अगर योगी जी नहीं जा रहे हैं तो उनका बेहतर इस्तेमाल किया जाए जहां संभव है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की ज्यादा संभावना थी और किसान आंदोलन के कारण मोदी जी के खिलाफ ज्यादा वहां एक तरह का किसानों में ज्यादा रोष था। पश्चिमी यूपी में योगी का उतना विरोध नहीं था जितना नरेंद्र मोदी का था। इसलिए वहां पर योगी आदित्यनाथ को पूरा सम्मान मिला। उस समय के अगर आप बयान देखें, चाहे वो अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, वो उपयोगी तक कहते हैं और बराबर इस बात का ऐलान करते हैं कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ है, खास करके कानून व्यवस्था को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के बराबर वो कहते रहे कि उन्होंने बड़े बड़े माफियाओं को किनारे लगा दिया। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्हें जरूरत थी योगी आदित्यनाथ के चेहरे की, उनकी उस जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसकी कैराना वो गए। लेकिन मुझे लगता है कि 2 चरण के बाद संभवतः ये तय था कि फिर माइनस योगी चुनाव लड़ा जाएगा। उसके बाद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा थी, मोदी के खिलाफ उतनी नहीं थी नाराजगी। इसलिए आप देखिए कि तीसरे चरण से ही ये सुगबुगाहट शुरू हो गई थी, बल्कि कुछ लोग ये कहने लगे थे, खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि ये जो चुनाव है वो अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। अब कमल की बात तो केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत पहले कह दी थी, लेकिन शायद ये स्ट्रेटजी थी कि 2 चरण के बाद, पश्चिमी यूपी के बाद माइनस योगी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और आगे वो जो एक आर्थिक जो इश्यूज हैं उनके आधार पर, माने जो वो संवर्ग है जिसको ये राशन वगैरह मिल रहा है, इसको केंद्रित करते हुए और नरेंद्र मोदी के काम को जो उन्होंने लाभ मिले हैं, चाहे वो आवास का हो, उज्ज्वला गैस हो, या राशन हो, या डायरेक्ट जो ट्रांसफर हो रहा है कैश वो हो। हालांकि अब वो कितना है ये तो सब लोग जानते हैं कि उसमें कितनी खामियां हैं, शौचालय है, अब वो कितना बना है कितना नहीं बना ये सब लोग जानते हैं। लेकिन ये स्ट्रेटजी थी कि उसके बाद नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे कर दिया जाएगा और उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। योगी को यहाँ से योगी से एक तरह से पीछे छुड़ा लिया जाएगा। तो मैं उसी के रूप में इसको देखता हूँ। ये जो पोस्टर बार है वो उसी की निशानी है एक तरह से। और अब चुनाव माइनस योगी भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, लेकिन जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल में तो अतीक अहमद से लेकर के और जो और माफिया जिनका वो नाम लेते हैं, वो उन माफियाओं के बरक्स योगी का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे,
उनकी जो ठोको नीति रही है उसका वो इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा, ये भी देखने की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि ये रणनीति वही है कि जहां पश्चिमी यूपी के बाद माइनस योगी चुनाव लड़ने की वो रणनीति थी, उसी का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया रविकांत जी, अशोक जी, प्रबल जी, आपको अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत अच्छी, बहुत सार्थक पर चर्चा हुई। हम लोग कल फिर मुलाकात करेंगे 8 बजे लुटियंस अड्डा पे। नवाब मलिक के बहाने भाजपा कौन सी सियासत साध रही है, जरूर सुनिए। अशोक जी भी उस शो में रहेंगे। आप देख रहे थे 4 PM की परिचर्चा और हम बात कर रहे थे कि गोरखपुर में आखिर योगी आदित्यनाथ के फोटो क्यों हटा दिए गए। हमारी पूरी श्रद्धा है गेरुआ वस्त्र में, और योगी जी के ऊपर एक दो जो कुछ कमेंट हुए हैं, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे को आपत्तिजनक कोई शब्द कहने की कोई आस्था किसी नेता के प्रति नहीं है। मैं फिर कहूंगा, व्यवस्थाओं में यकीन करिए, व्यक्ति में नहीं। हमारे किसी से ना काहू से लाभ ना काहू से हानि। 4 PM की हमेशा धारणा ये है, हम निष्पक्ष होकर कम से कम गोदी मीडिया ना बने, जो सच है उसको कहने की दिखाने की हिम्मत करें, वो वही करते हैं। आपका साथ चाहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों से बताइए। यही वो चैनल है जो दमदारी से अपनी बात कहता है, समाज की हर चीज सामने लाता है और कहता है कि समाज को बदलना है तो व्यक्ति को बदलना ही होगा। शुक्रिया बहुत बहुत इतना कीमती समय देने के लिए।